नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स आना भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं अमित सिंह। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई। यहां बेहद दर्दनाक हादसा था। आपको बताएं, इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है। यह हादसा कल रात करीब 9 बजे हुआ है। जिस वार्ड में आग लगी उस घटना के वक्त 40 बच्चे एडमिट थे। 36 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया और तुरंत ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, ये भी बताते चले, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अनुसार जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बेहद दर्दनाक यह हादसा, जिन परिजनों ने अपने मासूमों को, नौनिहालों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और बार बार सवाल यही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, आखिर उनके मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए यह रुख करते हैं मेरे सहयोगी गोविंद गुर्जर का। गोविंद, बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से, क्या कुछ अपडेट है? गोविंद गुर्जर से बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वार्ड में आग लग जाती है, फायर सेफ्टी नॉर्म को फॉलो किया गया नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आग बुझाने में इतना वक्त क्यों लगा और 4 बच्चों की जो मौत हुई झुलसने से, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हालांकि शुरुआती जांच में नाना ये बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चाइल्ड केयर वार्ड में आग लगी थी। बिल्कुल, लेकिन अमित, बहुत गंभीर ये मामला और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सरकारी अस्पताल है। जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ वो बहुत बड़ा अस्पताल है और जिस वार्ड में बच्चे वहां पे भर्ती थे वो सभी क्रिटिकल कंडीशन वाले ही होते हैं। ये मानिए कि जो न्यूली बॉर्न है या फिर जो अंडर वेटेड है, किसी तरह से बच्चों की समस्या है, बच्चे उस वार्ड में यहाँ पर एडमिट थे और अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया कि आखिर यह हादसा कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी समझ में आता है, लेकिन हालात को कंट्रोल में करने में इतना वक्त क्यों लग गया? 4 बच्चों की जान चली गई। आनन फानन में अन्य 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन बेहद दर्दनाक यह हादसा है। हालांकि सरकार ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्रिटिकल केयर यूनिट में तमाम तरह के सेंसस लगे होते हैं, वहां ऑक्सीजन सेंसस लगे होते हैं, तापमान कितना है कमरे का उसके लिए सेंसस लगे होते हैं। और जब आग लगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो अस्पताल था फायर सेफ्टी नॉर्म को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो आग बुझाने के लिए तमाम तरह के संयंत्र, तमाम तरह के डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं, क्या वो वहां पर नहीं थे? हालांकि प्रशासन ने, राज्य सरकार ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन 4 बच्चे जो झुलसने से मरे हैं, आखिर उनके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार परेशान है और दुखी है। उम्मीद के साथ पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकलीफ, गम ये लेकर वो परिजन लौटे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। पंजाब से बड़ी खबर, कांग्रेस अब नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन करने की तैयारी कर रखी है। सिद्धू लगातार पार्टी और उसके फैसलों को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी से पार्टी आलाकमान बेहद नाराज है। और मेरे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना इस समय मेरे साथ में है। गुरप्रीत, जरा ये बताइए कि आखिर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस को नुकसान जरूर हो रहा है, ये शायद पार्टी आलाकमान अब समझ भी रही है। किस तरह से आप सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में है पार्टी आलाकमान? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों में हमने देखा लगातार, क्योंकि पहले नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया जाता है, वहां सोनिया गांधी से मीटिंग होती है और वहां पे उनको आदेश दिया जाता है कि वो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पार्टी का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि लगातार पिछले 3 दिन से नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा से एडवोकेट जनरल और डीजीपी को रिमूव करने की मांग को लेके लगातार बार बार सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कल तो उन्होंने यहां तक बोल दिया कि या तो 2 कॉम्प्रोमाइज ऑफिसर रख लो या नवजोत सिंह सिद्धू को चुन लो। तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को धमकियां, लगातार जो आर्म ट्विस्टिंग है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की जा रही है। तो अब पार्टी हाईकमान ने एक एनालिसिस भी करवाया है यहाँ पे, जो पंजाब में जो पता चला, जो हरीश चौधरी जो पंजाब के इंचार्ज है वो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने एक एनालिसिस कराया है कि जो सिद्धू का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में बड़ा डैमेज कर सकती है। इस बात को लेके जो पार्टी के बाकी एमएलए है उनसे भी सबसे फीडबैक लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकमांड को ये सारी रिपोर्ट दे दी गई है। तो अब लगता है ऐसे है, क्योंकि कल भी हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू अकेले आते हैं, साथ में उनके जो कांग्रेस नेता है, जो बड़े कद के कांग्रेस नेता है वो नहीं आते और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले बैठते हैं। हमने एक दिन पहले भी देखा जब प्रेस क्लब चंडीगढ़ में उन्होंने मीटिंग की, तब भी वो अकेले आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर पार्टी हाईकमांड की तरफ से दिया जा रहा है
कि नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको ना बर्दाश्त किया जाए और इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की कभी भी पंजाब से भी मांग उठी है और कभी भी दिल्ली हाईकमांड इनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन ले सकती है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी हाईकमांड इस बात से सुचेत हो गया है कि जो क्रिटिसिज्म पब्लिकली हो रहा है, क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं कि चरणजीत चन्नी अनाउंस करते हैं कि बिजली की दरों में बड़ी कटौती होने वाली है, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू उस बात को कहते हैं कि लॉलीपॉप सरकार लास्ट में देती है। तो जो काउंटर एंड क्रॉस काउंटर ठीक है गुरप्रीत, हम समझ गए कि अभी भी सिद्धू को लेकर जो खींचतान है पार्टी में वो खत्म नहीं हुई है, और भले सिद्धू इस बात का दावा खुले मन से कर रहे हो कि सब चंगा सी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि अभी भी मनमुटाव टसल बना हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर अपने एक विज्ञापन पर पंजाब के सीएम चन्नी घिर गए। जी हां, दरअसल रविवार को पंजाब सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर टैक्स कम करने का फैसला लिया था, जो राज्य में सोमवार से लागू भी हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें वो खुद ही उलझ गए हैं। गुरप्रीत, जरा इस पूरे मामले को भी समझाइए, आखिर कैसे वैट कम करने को लेकर आपस में ही उलझी हुई नजर आती है पंजाब सरकार? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो चन्नी सरकार के द्वारा जो अपना एक विज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने जो रेट्स बताए गए हैं, जो रेट्स है जो राजस्थान में उनके रेट दर काफी फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो वैट है, चन्नी सरकार ये कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा जितने भी टैक्सेस है उनमें सबसे ज्यादा टैक्स हमने कम किया, क्योंकि लोगों को रिलैक्स देना चाहते थे, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना चाहते थे। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो ऑपोजिशन पार्टी भी इनको बड़ा मुद्दा बना के कर रहे हैं कि कांग्रेस की अगर मंशा सही थी तो अगर इस स्टेट में ये रेट हो सकते तो राजस्थान में क्यों नहीं, क्योंकि इस पे सियासत खड़ी होगी। और पंजाब में अगर वैट का फॉर्मूला कोई लगाया गया है तो वो राजस्थान में फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जो चरणजीत चन्नी के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है उससे बड़ी कंट्रोवर्सी विद इन कांग्रेस ही छिड़ गई है। और अभी राजस्थान कांग्रेस से तो पता चलेगा कि उन्होंने क्यों नहीं रेट कम किए, लेकिन जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इलेक्शन ईयर को लेके पोल बाउंड स्टेट होने करके ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स कर दी जा रही है। और कल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बात पे बोला कि देखने वाली बात यह है कि जो आज रेट तय किए हैं क्या चरणजीत सिंह चन्नी इस बात का आश्वासन देंगे कि आने वाले 5 साल में ये सेम रेट रहेगा, और उसका फार्मूला भी उजागर करेंगे कि क्या फार्मूला अपनाया गया है कि जो अगले 5 साल में ये सेम पेट्रोल और डीजल का रेट रहेगा। तो अगर बात करें तो ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई हैं, इससे कांग्रेस अपने सवालों में गिर गई और चरणजीत सिंह चन्नी जो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर है, नजर बनाकर रखियो, क्योंकि पेट्रोल की पॉलिटिक्स सरकारों का नुकसान भी करती रही है और कुछ का फायदा भी। रुक करते हैं प्रदीप दत्ता का। गुड मॉर्निंग प्रदीप, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, जहां बाकी शहरों में हवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हवा तो 370 हटने के बाद बिल्कुल सही दशा और दिशा में चल रही थी, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क को लगता है कि ये चीज रास नहीं आ रही। यही वजह है कि वो अपने आतंकवादियों के थ्रू यहाँ गतिविधियां करवा रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि एक और टारगेटेड किलिंग हुई है 24 घंटे में, दूसरी टारगेटेड किलिंग। पहले एक पुलिसकर्मी को उसके घर के बाहर मार दिया गया था, और अब एक सेल्समैन जो कि कश्मीरी पंडित के यहाँ काम करता था उसे मार दिया गया है। इससे यही पता चलता है कि किस तरीके से वो वही हालात बनाना चाहते हैं जो 90 के दशक में शुरू में थे, ताकि पलायन हो, एक डर का माहौल क्रिएट हो। जो भी कोई कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी पंडित के साथ भी अगर काम कर रहा हो तो उसे भी मार के वो एक ही बताना चाहते हैं कि डर का माहौल क्रिएट करने की पूरी कोशिश हो रही है। सुरक्षा बल लगे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए, जो आतंकवादी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैं कल भी आपसे जिक्र कर रहा था, 6 से 7 के करीब बताया जाता है टीआरएफ ग्रुप के आतंकवादी जो श्रीनगर के इलाके में अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबल है इन आतंकवादी गतिविधियों को। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक शिफ्ट देखा गया है। पहले मास एजिटेशन हुआ करती थी, प्रोसेशन निकला करते थे, पथराव हुआ करता था, वो अनुच्छेद 370 हटने के बाद टोटली बंद हो गया। वजह यह है कि लोगों की तरफ से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही है। अब इन्होंने एक हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू किया जो एक प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है। हाइब्रिड वॉरफेयर में पार्ट टाइम आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पिस्तौल दी जाती है, पॉइंट ब्लैंक रेंज में आके मार देते हैं। अब देखिए, निहत्था आदमी इब्राहिम खान
जो कि डाउनटाउन एरिया में बोरी कदल दुकान पे एक सेल्समैन था, कश्मीरी पंडित की दुकान पे, उसका क्या लेना देना है किसी भी पॉलिटिक्स से, बेचारा अपना घर बार चला रहा था। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान हम कश्मीर का खैरख्वाह हो नहीं सकता, वेल विशर हो नहीं सकता, क्योंकि एक कश्मीरी के थ्रू दूसरे कश्मीरी को मारा जा रहा है, एक के द्वारा दूसरे को मारा जा रहा है। यही पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 महीने में 15 लोगों को मार गिरा है, और इन लोगों का क्या कसूर था? सिर्फ रोजी रोटी कमा रहे थे, अपना घर बार चला रहे थे, चाहे पानी पूरी वाला हो, चाहे कोई अध्यापक हो, बच्चों को पढ़ा रहा था, चाहे, तो उन लोगों को ये निशाना बना रहे हैं। निशाना इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पे हालात एक बार फिर से खराब हो, एक डर का माहौल हो, यहाँ से प्लाइन हो, कमलाइज एटमॉस्फेयर हो। तो यही एक सारा सिचुएशन क्रिएट करने की, जब पहले भी उन्होंने किया ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस बार जो है सिविल सोसाइटी जो कश्मीर की है वो भी आवाज उठा रही है। 90 और अब में यही फर्क है, क्योंकि जब 90 में ऐसे हालात हुए थे तो सब खामोश थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन इस बार वादी से आवाज उठ रही है। हमने लाल चौक में देखा कुछ लोगों ने, और यही वजह है प्रदीप, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान हो या आतंकवाद हो, उनमें कितनी ज्यादा आतंकियों में बौखलाहट भी है, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से बेगुनाहों को, मासूमों को ये आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रदीप। अब जरा हम रुक कर लेते हैं, हमारे अगले सहयोगी पुलकित नागर दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पुलकित, आपको क्या लगता है आज कौन सी ऐसी खबर है जो खबरों के लिहाज से सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर आज एक अहम बैठक होने वाली है। उसकी वजह साफ है कि दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसका जिम्मेदार दीपावली पर जलाए गए पटाखों और पंजाब से में जलाई जा रही पराली को दिया जा रहा था। अब दिल्ली सरकार ने ये बैठक इसलिए बुलाई है ताकि ये आंकड़ा सामने आ सके कि दीपावली पर अगर पटाखे जलाए गए तो दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियों ने क्या कदम उठाए, और साथ ही सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश भी दिल्ली में जारी है ताकि एनसीआर में चलने वाले भट्टे ईंटों के से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, तमाम सरकारों की कोशिश अब ये है कि दिल्ली में इस महीने जो पॉल्यूशन बढ़ता है, यानी कि नवंबर महीने में जो हालात होते हैं, उसे हर स्थिति में कंट्रोल किया जाए। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्थिति में लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, रणनीति बनाई जा रही है और तमाम एजेंसियों से आज रिपोर्ट मांगी जाएगी। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अमित, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय भी है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, और अब लोगों के लिए ये दूषित पानी उनके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित इस अपडेट के लिए। आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। रुक करते हैं यूपी का, आदर्श जुड़ रहे हैं। आदर्श, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, आज यूपी में खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से सबसे बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ का बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा है। वैसे योगी आदित्यनाथ हर दिन कहीं न कहीं चुनावी दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बदायूं वो जगह है जो माना जाता है कि कई सालों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। जहाँ पे बदायूं की साहसवान जो सीट है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1996 में चुनाव भी लड़ा था, और ऐसे में उस सीट को लेकर लगातार बीजेपी कोशिश करती रही है। पिछले चुनाव में भी बदायूं की 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन सासवान जो सीट है वो नहीं जीत पाई थी, और इसी को लेकर लगातार उस सीट पर कोशिश की जा रही है कि इस बार जीत दर्ज की जाए। और इस बार की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सासवान सीट पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ 770 करोड़ की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे। तो ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बदायूं और शाहजहांपुर वो जगह है जहां पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन सीटों, उन जगहों पर दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ रैलियां भी कर रहे हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी जो है वो कमजोर रही थी। तो ऐसे में ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, और लेकिन आदर्श, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम दौरे यहाँ पर मुख्यमंत्री के नजर आते हैं, एक तरफ कैराना का दौरा किया, दूसरी तरफ अभी भी उनके ये कहा जाए मैराथन दौरे जारी है, लेकिन विपक्ष की यहाँ पर प्रतिक्रिया और विपक्ष का क्या स्टैंड, उनकी क्या प्लानिंग, ये भी जानना जरूरी है।
बिल्कुल, देखिए दोनों अगर हम बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें, तो सभी पार्टियों की रणनीतियां जो हैं वो बेहद अलग हैं, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है उन पार्टियों पर उन सीटों पर सबसे ज्यादा दौरा करने की जहां पर पिछली बार वो कमजोर रही है या फिर चुनाव हार गई है। वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि बीजेपी के गढ़ में जो सीटें वो हार चुकी थी या जो जीतने में कमजोर रही थी, उन सीटों पर दौरा किया जाए। साथ ही साथ कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी ऐसी जगहों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर वो अपना वजूद तलाश सके, क्योंकि दोनों की स्थितियां जो है यूपी में बेहद कमजोर हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों की रणनीतियां बेहद अलग हैं। ठीक है, जानकारी के लिए आदर्श शुक्रिया। चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सहयोगी का। शिवानी जुड़ रही है मुंबई से। शिवानी, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन बड़ी खबर है, क्या बड़ा अपडेट है? देखिए, दोबारा से एनसीबी का जो दफ्तर है वो हब बन चुका है कई हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर। इसी बीच में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जंग के दौरान ही नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उनको दोबारा तलब किया जा सकता है एनसीबी की एसआईटी टीम द्वारा। बता दें कि जो 6 हाई प्रोफाइल केसेस थे जो कि मुंबई एनसीबी यूनिट से दिल्ली एनसीबी यूनिट को दिए गए हैं, उसकी जांच दोबारा से शुरू होने वाली है। इसी बीच में एनसीबी की एसआईटी टीम जो है उन्होंने समीर खान के पूरे मामले में कई लोगों को ऑलरेडी समन किया है। इसीलिए ये भी उम्मीद है कि समीर खान को भी जल्द ही मुंबई एनसीबी दोबारा दफ्तर बुलाया जाएगा, उनका स्टेटमेंट फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सटॉर्शन से भी जुड़े जो मामला है उसको लेकर भी एसआईटी की जांच होगी। तो कह सकते हैं कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जो जंग है वो इतनी जल्दी नहीं ठहरेगी। साथ ही साथ 1 बजे आज नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें उम्मीद है कि वो समीर खान की दोबारा से समन करने, साथ ही साथ जो एनसीबी की टीम बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची है उनके बेल का कैंसिलेशन कराने के लिए, उसको लेकर भी कई बड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिल्कुल शिवानी, और ये भी जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में एक बार फिर से आर्यन केस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दोबारा समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्या आज इस विषय पर भी कोई अपडेट सामने आएंगी? देखिए, पहली बात तो आर्यन खान के केस में ऑलरेडी 2 लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, जैसे कि अरबाज हो गए और अचित कुमार हो गए। लेकिन आर्यन खान को बुलाया गया था, आर्यन ने हेल्थ ग्राउंड्स दिए हैं जिस पर वो नहीं आए हैं। पूरे मामले में 20 अरेस्ट हुई थी आर्यन सहित, तो आर्यन के भी पूरे मामले में कम से कम कह सकते हैं कि 4 से 5 लोगों को और बुलाया गया है, उन्हें समन तलब किए गए हैं जिससे कि उनके स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड किए जा सके। ठीक है, लेकिन शिवानी एक और चीज, इस पूरे मामले में जो लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासे कर रहे हैं वो है नवाब मलिक। नवाब मलिक लगातार निशाने साध रखे हैं, हालांकि एक तरफ मानहानि की भी बात कही गई, उसको लेकर भी आज क्या कोई हलचल बनती हुई नजर आती है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कल कोर्ट का माहौल भी था जब नवाब मलिक पर जो डिफेमेशन के चार्जेस लगाए गए हैं समीर वानखेड़े के पिता द्वारा, उसकी भी कोर्ट में हियरिंग हुई, जिसके दौरान नवाब मलिक के वकील को कोर्ट ने 1 दिन का वक्त दिया। उन्हें कहा कि उन्हें आज के दिन अपना रिप्लाई फाइल करना होगा। नवाब मलिक ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कई सारी जानकारी जो है वो साझा की। ट्विटर पर ही वो लगातार अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी उन्हें सबूत मिलते हैं, फोटोज या वीडियोस, वो साझा करते आए हैं। इससे कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि अगर वो ट्विटर पर रिप्लाई कर सकते हैं तो उन्हें कोर्ट में भी रिप्लाई फाइल करना होगा, जिसको लेकर आज नवाब मलिक द्वारा कोर्ट में रिप्लाई फाइल होगा। कल दोबारा इसको लेकर सुनवाई होगी। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था वो जब कोर्ट पहुंच चुका है तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच की जो जंग है वो काफी ज्यादा बड़ी होगी कानूनी तौर पर भी। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आज बड़ा हलचल वाला दिन है क्योंकि नवाब मलिक कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। रुक करते हैं हमारे अगले सहयोगी गौरव श्रीवास्तव का। गौरव, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज बेहद महत्वपूर्ण एक बैठक जो है संयुक्त किसान मोर्चे की होनी है और ये बैठक सिंघू बॉर्डर पर 2 बजे होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के जो सभी नेता हैं, अलग अलग प्रतिनिधि हैं, वो सभी शामिल होंगे। और इस बैठक में देखिए 2 महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे। हमने देखा कि कैसे पिछले दिनों में गाजीपुर बॉर्डर और दूसरा हमने देखा टीकरी बॉर्डर से जो है वो बैरिकेडिंग एक साइड से दिल्ली पुलिस की तरफ से हटाई गई। इसके बाद एक सहमति बनती देखी कि हो सकता है कि रास्ता जो है वो थोड़ा सा आम लोगों के लिए खुले। और इसके बाद अभी सिंघू बॉर्डर जो कि एक सबसे बड़ा घेटाव है, सबसे बड़ा एक जहां पर लोग इकट्ठा है, वहां पर उनको हटाने को लेकर क्या वहां पर बैरिकेड हट सकती है, इसको लेकर एक बैठक हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि हाल ही में रोहतक में हरियाणा के किसानों की एक बैठक हुई और उन्होंने कहा कि
चूंकि जो ये पूरा किसान आंदोलन है उसके 1 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में ये लोग संसद मार्च करने का एक प्रस्ताव जो है वो हरियाणा के किसानों द्वारा दिया गया था। और हो सकता है क्योंकि 26 नवंबर वो तारीख है जब 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो हो सकता है अगला कदम ये हो कि संसद मार्च को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा ले, और इसी को लेकर आज ये बैठक होनी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर नजर रहेगी, जिससे न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों की नजर रहती है क्योंकि उनको आवाजाही में दिक्कत होती है, दूसरा ये किसान आंदोलन को लेकर जो लगभग 1 साल पूरे कर रहा है, दूसरा ये कि 3 कृषि कानून जिनको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है उसको लेकर आगे क्या हल निकलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इन दोनों ही बैठक पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल गौरव, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा कि इस पूरे मामले में खासतौर से जब अगर रास्ता रोका गया, घेराव किया गया, भारत बंद किया गया, उसको लेकर किसानों को, किसान नेताओं को खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी। लेकिन अब 26 नवंबर को जैसा, और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी इस बात का ऐलान किया है कि भाई 26 नवंबर को जब 1 साल होंगे तो संसद कूच किया जाएगा। अब ऐसे समय में किस तरह से हालात भी बन सकते हैं, और क्योंकि हम ये भी है कि अलग अलग जो सीमाओं पर किसान थे अब उन्हें हटाने की भी तैयारी की जा रही है, तो क्या वो किसान यथावत वहां पर रह सकते हैं? देखिए, अभी की तो जो स्थिति है उसमें यही कहेंगे कि किसान यथावत हैं, वो उसी तरह से जमे हुए हैं। चूंकि दिसंबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सभी पक्षों से जवाब मांगा था, यानी कि पुलिस से ही और साथ ही साथ जितने किसान संगठन है उन सभी से जवाब मांगा था कि उनको रास्ता खाली करने को लेकर क्या रुख है। और पिछली बार जो हमने सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देखी थी उसमें 2 से 3 जो संगठन है वही शामिल हुए थे, बाकी संगठन नहीं शामिल हुए थे, जबकि 40 से 42 संगठन इस संयुक्त किसान मोर्चे में होने का दावा करते हैं। तो इन किसान संगठनों को अपना रुख भी साफ करना होगा दिसंबर आते आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप लोगों को मुश्किल देते हुए इस तरीके से रास्ता नहीं बंद कर सकते हैं। उसके बाद किसान संगठनों ने कहा कि रास्ता हमने नहीं, पुलिस ने बंद किया, और उसके बाद पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सारे बैरिकेड हटाए थे। लेकिन आंदोलन जस का तस है, तो सवाल यही है कि जब तक टेंट तंबू तमाम किसान जो उनका पूरा एक सिस्टम है वो जब तक किनारे रोड से नहीं हटेगा रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, आशंका रहेगी। ऐसे में ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए। तो इस खबर पर भी नजर रहने वाली है। तो खबरों के सेंसेक्स में आपने देश भर से जुड़े हमारे रिपोर्टर्स के जरिए खबर को देखा और समझा, और अब वक्त है आपको बता दें कि सेंसेक्स मीटर क्या कहता है इन खबरों का। जो सबसे बड़ी खबर थी, सबसे पहली जो थी, दिल्ली में प्रदूषण पर जो बातचीत हो रही है, केजरीवाल सरकार के कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। गोपाल राय चूंकि यहाँ के प्रदूषण का जिम्मा उनके पास है, यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, वो रहेंगे साथ में। सिद्धू को साइडलाइन करने की खबर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि सिद्धू जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, पंजाब कांग्रेस में चीजें ठीक नहीं है। नैना बिल्कुल, और इन्हीं क्रम के अनुसार अब जान लेते हैं आज नए क्रम क्या है। न्यू रैंक में मध्य प्रदेश में अस्पताल में जिस तरह से आग लगी, 4 बच्चों की जान गई, इस बड़ी खबर पर दिन भर हलचल रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण पर जो बड़ी बैठक है उस पर नजर रहेगी। सिद्धू को साइडलाइन करने की तैयारी में आला कमान है, ये तीसरे नंबर पर बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आम नागरिक की हत्या पर भी आज दिन भर हलचल रहने वाली है। बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इस बड़ी खबर पर भी नजर रहेगी। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिन पर टाइम्स ऑन भारत की नजर तो बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी देश दुनिया की हर हलचल लगातार टाइम्स ऑन भारत आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें लेकर। साथ रहिएगा, जल्द लौटते हैं।